Hello everyone, I am Dr. Pallavi Diple. I am consultant gynecologist and fertility specialist in Oasis Fertility. आज का हमारा ये वीडियो हम ऑन डिमांड बना रहे हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि उनको पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है और उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, इसीलिए आज का हमारा वीडियो डिस्मेनोरिया यानी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन पे बना रहे हैं। हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल फिजियोलॉजी के बारे में और जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके बारे में। हमारा यूटेरस हर मंथ प्रेगनेंसी के लिए रेडी होता है। यदि प्रेगनेंसी अचीव नहीं होती तो एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होती है और उसको हम मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलते हैं। जो नॉर्मल मेंसेस होते हैं वो 22 to 35 डेज में आने चाहिए। दो से 8 दिन तक मेंस्ट्रुएशन रह सकते हैं। जो ब्लीडिंग लॉस होती है वो 35 to 50 ml तक होनी चाहिए और जो ब्लड जा रहा है वो जनरली अनक्लॉटेड फॉर्म में होना चाहिए और 2 मेंसेस के बीच में यानी इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्पॉटिंग नहीं होनी चाहिए। पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग माने रिलेशन रखने के बाद या सेक्सुअल कांटेक्ट आने के बाद ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए और यदि किसी को मेनोपॉज अचीव हुआ है तो उनको मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। इसको हम नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड बोलते हैं। पीरियड के टाइम पे पेन होना ये कॉमन रहता है बट वो बेरेबल रहता है। बट यदि आपको पीरियड के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, यदि आप दिन में एक बार या 5 दिन में एक बार पेन किलर ले रहे हो तो दैट इज़ नॉर्मल। बट यदि आपको पेन किलर डेली लेना पड़ रहा है, आप स्कूल बंक कर रहे हो, कॉलेज बंक कर रहे हो या ऑफिस में लीव ले रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ आपके पीरियड चल रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा पेन है, तो उस टाइम पे आपने आपके गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। आपकी सोनोग्राफी या इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए ये जानने के लिए कि आपके पीरियड इतने पेनफुल क्यों है। अभी हम बात करेंगे पेनफुल पीरियड के रीज़न के बारे में। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉज रहता है वो है इन्फेक्शन यानी जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको हम PID यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन भी डिसीज या इन्फेक्शन भी बोलते हैं। जनरली किसी को यदि वेजाइनल इन्फेक्शन रिकरेंट हो रहा है या जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उनके इसमें साइटोकाइन सिक्रीट होता है जिसकी वजह से पेन हो सकता है, या कभी कभार इन्फेक्शन की वजह से जो यूटेरस के अराउंड ट्यूब एंड ओवरी है वो अडेशन यानी चिपकी हुई होती है, उसके वजह से भी पेन हो सकता है। जिनको PID है उनको रिलेशन रखने के टाइम पे भी पेन हो सकता है। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉज और आजकल बहुत कॉमनली हमें सुनाई देता है या बहुत लोगों को इसके बारे में जानना है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस यानी हमारे यूटेरस में लाइनिंग्स रहती है। जो इनर लाइनिंग रहती है उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। वो एंडोमेट्रियम यूटेरस के इनर साइड में ही होनी चाहिए कि बट कभी कभार ये एंडोमेट्रियम बाहर चली आती है। बाहर यानी यूटेरस के पास में जो ऑर्गन्स है लाइक फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज या कभी कभार जो बॉवल्स रहता है वहाँ पे भी वो एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होती है या इम्प्लांट होती है। कभी कभार होता है कि वो एंडोमेट्रियम यूटेरस के आउटसाइड मसल में भी चली जाती है, तो उसको हम एंडोमेट्रियोसिस या एडेनोमायोसिस बोलते हैं। जनरली जब पीरियड्स आते हैं तो उस टाइम पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स कम हो जाते हैं, इसीलिए पीरियड के टाइम पे ब्लीडिंग होता है। बट जिनमें एंडोमेट्रियोसिस है उनके इसमें जो एंडोमेट्रियम है वो भी हार्मोनल रिस्पॉन्स की वजह से एक्टिव होते हैं। जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के चेंजेस हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में दिखाई देते हैं। मंथ में जो जो चेंजेस होते हैं वो सेम एंडोमेट्रियम पैचेस जो रहते हैं वहाँ पे भी चेंजेस होते हैं। बट नॉर्मली जो एंडोमेट्रियम होती है वो मेंस्ट्रुअल ब्लड के साथ शेड ऑफ होती है। बट जो एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू ओवरीज में या फैलोपियन ट्यूब में है वो जनरली वहाँ से ब्लीडिंग शेड ऑफ नहीं होता, वो वहाँ पे कलेक्टेड होता है। कभी कभार वो हेमोरेजिक सिस्ट फॉर्म हो जाता है या कभी कभार उसकी वजह से जो ट्यूब ओवरी है वो यूटेरस को चिपक जाती है, तो इसके वजह से पेन भी आना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉज है यूटेराइन फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड ये बिनाइन ट्यूमर रहता है जो यूटेरस में पाया जाता है।
जिसके वजह से इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं और पेनफुल मेंस्ट्रुएशन आ सकते हैं। जब भी कोई भी पेशेंट हमारे पास पेनफुल मेंस्ट्रुएशन के साथ आता है तो एज ए डॉक्टर मैं सबसे पहले उनकी क्लिनिकल हिस्ट्री लेती हूँ, उसके बाद मैं उनकी सोनोग्राफी करके देखती हूँ। यदि मुझे कभी लगा तो उनके मैं ब्लड टेस्ट एडवाइस करती हूँ। आजकल बहुत लोग ओवर द काउंटर जो ड्रग्स मिलती है, आइबुप्रोफेन है या मेफ्टालपास है, वो यूज़ करते हैं पेनफुल मेंस्ट्रुएशन के लिए। बट आपने कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आपके डॉक्टर्स को पूछना चाहिए, क्योंकि जो पेशेंट रहते हैं जिनमें रीनल फेलियर है या हार्ट की कुछ प्रॉब्लम है, उन्होंने इतनी ज़्यादा बार पेन किलर नहीं लेना चाहिए। जो भी आप मेडिसिन लेते हैं आपने आपके डॉक्टर्स के गाइडेंस में ही लेना चाहिए। अभी हम बात करेंगे कि जिनको पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है वो क्या होम रेमेडीज़ ले सकते हैं या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। हॉट वाटर बॉटल यदि आप स्टमक पे अप्लाई करते हैं तो उसके वजह से भी पेन रिलीफ मिलता है। कभी कभार कुछ लोग योगा एक्सरसाइज करने से भी आपको पेन रिलीफ मिल सकता है। एक्यूपंक्चर ये थेरेपी भी पेन रिलीफ के लिए बहुत फेमस है, बट इसका उपयोग आपने किसी एक्सपर्ट से ही लेना चाहिए। जब भी पेन होता है तो पेन के लिए स्ट्रेस ये इम्पॉर्टेंट कॉज रहता है। स्ट्रेस की वजह से कई बार क्रोनिक पेन भी हमें दिखाई देता है। तो यदि आप स्ट्रेस में हो या आपको लगता है आपके लाइफ में कुछ स्ट्रेस चल रहा है तो भी आपने आपके डॉक्टर्स को मिलना चाहिए, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए। एज ए डॉक्टर हम लोग पेशेंट को जिनको पेनफुल मेंस्ट्रुएशन रहते हैं उनको पेन किलर एडवाइस करते हैं, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। आप आइबुप्रोफेन या कोई भी पेन किलर ले सकते हो अंडर डॉक्टर सुपरविजन। बट यदि किसी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उस टाइम पे हम प्रोजेस्ट्रॉन पिल्स पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। बेसिकली प्रोजेस्ट्रॉन पिल्स की वजह से जो लाइनिंग रहते हैं वो थीन हो जाती है और जिसके वजह से पीरियड में जो पेन होता है वो कुछ हद तक कम होता है। कभी कभार हम कुछ केसेस में ओसी पिल्स यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी एडवाइस करते हैं, या कोई पेशेंट है जिनमें बहुत ज़्यादा पेन है उनको हम इंट्रायूटेराइन प्रोजेस्ट्रॉन डिवाइस एक मिरेना भी एडवाइस करते हैं। तो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। यदि आपको पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है तो आपने आपके गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। पहले तो आपने इन्वेस्टिगेट करके रीज़न फाइंड आउट करना चाहिए कि आपको पेनफुल मेंस्ट्रुएशन क्यों है, और उसके बाद ही आपने अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। ये वीडियो में हमने पेनफुल मेंस्ट्रुएशन के बारे में जाना है। आज हमने ये वीडियो में एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमायोसिस का भी जिक्र किया था। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में एंडोमेट्रियोसिस एग्जैक्टली क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच।